एवरीवन। तो आज हम फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर नंबर 1 है उसके का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस की डेफिनेशन के बारे में समझा था कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर में साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी वैज्ञानिक विधि क्या होती है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसको समझें, उसके बाद अगर ये वीडियो आप देखते हो तो आपके लिए चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। देखिए, जब कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो डिस्कवर होने से पहले वो कई चरणों से गुजरती है, यानी वो अनेक चरणों से गुजरती है तभी वो नई चीज़ डिस्कवर होती है। सीधे ही ऐसे नई चीज़ डिस्कवर नहीं होती है। चलिए कि समझते हैं कि साइंटिस्ट जो मेथड है उसमें ये इतने टर्म्स जो है उसका क्या मतलब है, ये टर्म्स नई चीज़ के खोजने में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो सबसे पहले कोई अगर नई चीज़ डिस्कवर करनी होती है तो उसके ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी एनालिसिस किया जाता है, उसका मैथमेटिक मॉडलिंग तैयार की जाती है। उसके बाद में आप ये देखते हो कि उसके बारे में जो है वो फ्यूचर जो कथन है वो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि आगे इस सिद्धांत को अगर समझ लेंगे तो आगे किस प्रकार की चीज़ों की आप व्याख्या कर सकते हैं, और आप जो हमने वो सिद्धांत दिया है क्या ये सत्य है अथवा नहीं है, उसके तहत अन्य एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उस सिद्धांतों का सत्यापन या फिर उसको फाल्स प्रूफ किया जाता है। तो बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड होता है, जो नई चीज़ डिस्कवर होती है उसको इन चरणों से गुजरना ही पड़ता है। बिना इन चरणों के वो कोई नई चीज़ यानी कोई नया सिद्धांत आप नहीं दे सकते हो या फिर नहीं डिस्कवर कर सकते हो। तो चलिए आइए समझते हैं कि इन टर्म्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें तो हमें समझने में आसानी होगी। तो हमसे परिचित यानी जो फैमिलियर एग्जाम्पल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसी को ही लेते हैं, क्योंकि लगभग हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लगभग हर कोई स्टूडेंट्स फैमिलियर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से पहले की बात। तो एक महान साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उन ऑब्जर्वेशन से एक नियम बनाया, एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत ये था कि कोई भी प्लैनेट जैसे कि आप मान सकते हो कि मरकरी है, मार्स है, अर्थ है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इत्यादि इत्यादि। तो कोई भी प्लैनेट जो सूर्य होता है उसके दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है, वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है। यानी कोई भी अर्थ है, जैसे यहाँ पर प्लैनेट हम अर्थ मान रहे हैं और यहाँ पर हम सन मान रहे हैं, तो जो ये अर्थ है ना, ये सूर्य के यानी सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में गति करती है, यानी जिसकी रेडियस है r, यानी ये रेडियस r के सर्किल में गति करती है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था कोपरनिकस ने। और उसने किस बेस पर कहा था? उसने बहुत सारे जो प्लैनेट और सन्स और अदर प्लैनेट्स के जो ऑब्जर्वेशन थे उन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ये नियम दिया था कोपरनिकस ने। और इसका जो समर्थन था वो गैलीलियो ने भी किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि गैलीलियो की जो फिजिक्स में क्या भूमिका है, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे ये भी, गैलीलियो भी। उसके बाद में एक टाइको एक और वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, उसने भी बहुत सारे ग्रहों से, प्लैनेट से संबंधित ऑब्जर्वेशंस किए। तो उसने भी ऑब्जर्वेशन कई सालों तक प्लैनेट को नंगी आंखों से उसने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। और उसके एक साथी थे जोहान्स केपलर ने क्या किया, जो टाइको ब्रो के जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे उन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्लैनेट जो गति करते हैं ना
जो सन के चारों ओर, उस सिद्धांत का जो कोपरनिकस ने दिया था। कोपरनिकस ने क्या दिया था कि हर कोई प्लैनेट सूर्य के चारों ओर यानी सन के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिसकी रेडियस है r। तो जोहान्स केपलर ने इन टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशन से कहा कि इसमें अगर हम इन ऑब्जर्वेशन जो टाइको ब्राहे ने किया था तो ये तो सर्कुलर मोशन से संबंधित उसके ऑब्जर्वेशन थे ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो फिर हम इस जो टाइको ब्राहे के लिए ऑब्जर्वेशन थे उसको फिट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सूर्य जो प्लैनेट होता है वो जो सूर्य के वर्ताकार कक्षाओं में गति नहीं कर यानी सर्कुलर मोशन में गति नहीं करता है, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में गति करता है यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सूर्य इसकी एक नाभि में होता है। अभी आपके लिए चीज़ें नहीं होगी, आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम ये पढ़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें सरल होती जाएगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल समझाने की कोशिश करूं ताकि जो नया से नया स्टूडेंट है जिसको फिजिक्स से थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि कैलकुलेशन नंबरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसमें फिजिक्स कंसेप्ट को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए भी मैं फैमिलियर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हर कोई स्टूडेंट इसको एक रुचि के साथ पढ़े, आनंददायी के साथ पढ़े तो फिजिक्स को समझना आसान हो जाएगा। तो टाइको ब्राहे के लिए हुए ऑब्जर्वेशन को केपलर ने कहा था कि ये जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्स यानी इलिप्टिकल कक्षाओं में गति करता है, ऑर्बिट में गति करता है। तो ये तो कहा था आपने केपलर ने, और ऑब्जर्वेशन किसके लिए हुए थे? टाइको ब्राहे के। तो इसमें सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया, इसमें सर्कुलर मोशन थी और इसमें इलिप्टिकल मोशन मतलब ऑर्बिट थी और इसमें सर्कुलर ऑर्बिट थी। तो इन सभी ने ये तो बता दी थी कि कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता है यानी गति करता है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जो सन के चारों ओर है वो गति ही क्यों करते हैं, तो उनको ये बारे में पता नहीं था। तो इन सभी की जो गति की व्याख्या थी कि सूर्य के चारों ओर और इलिप्टिकल कक्षा में क्यों गति करता है, तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पर एंट्री होती है न्यूटन की एंट्री होती है। तो फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रहों से संबंधित। तो फिर न्यूटन ने कहा कि इन जो ग्रह जो चारों ओर जो सन के जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति कर रहे हैं उनका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि जो प्लैनेट है वो सूर्य के सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो रिवॉल्विंग करते हैं, उसका कारण है कि सन प्लैनेट के जो सन है वो प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हर स्थिति में वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करता है। तो ये जो प्रेक्षण और प्रयोग किए गए थे उनके माध्यम से एक नया सिद्धांत जो दिया था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करता है। तो कई प्रयोग और प्रेक्षण टाइको ब्राहे और केपलर के द्वारा जो इकट्ठा किए थे, उन्होंने प्रयोग किए थे, उन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित दिए थे, और उसका जो गुणात्मक या मात्रात्मक विवेचना है वो न्यूटन ने की थी कि इसका कारण क्या है कि ये चारों ओर इसके इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करता है। अब देखिए, इन्होंने सिद्धांत तो दे दिया था, लेकिन जो न्यूटन के समय थे
अब ये फोर्स तो इन्होंने बता दिया था कि फोर्स तो लग ही रहा है, तो अब उन्होंने अब ये पता करना था कि एग्जैक्टली फोर्स कितना लग रहा है, यानी फोर्स का जो अब मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम फोर्स को मैग्नीट्यूड फोर्स को अगर हम मापना चाहते हैं, हम उसका परिमाण निकालना चाहते हैं, तो हमें यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस फोर्स का जो है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी गणितीय प्रतिरूपण, इसका एक सूत्र निकालना पड़ेगा। और इस केस में हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो G(m1)(m2) अपॉन r², यानी जो दो कोई पिंड है उनका द्रव्यमान के ग्रेविटेशनल फोर्स समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि दो जो कोई पिंड है उनके मध्य किस प्रकार फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि दो जो है बॉडी है उनके मध्य किस प्रकार का फोर्स काम कर रहा है। तो अब गणितीय प्रतिरूपण मैथमेटिकल मॉडलिंग जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला था वो भी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का निकाल लिया था। तो अब आप देखते हैं कि लगभग आप हर जगह देखते हो कि अभी जो जितने भी जो सिद्धांत दिए जाते हैं उनको मैथमेटिकल मॉडलिंग में अगर बता दिया जाए तो उस जो सिद्धांत है उसमें जिस राशि की फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है उसको मापना सरल हो जाएगा, और इससे जो सिद्धांत है उसमें भी एक मतलब गणितीय अभिव्यक्ति भी हो सकती है। गणितीय अभिव्यक्ति मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में व्युत्पन्न करना। अब भविष्य कथन के बारे में क्या कह सकते हो आप। भविष्य कथन का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिया है, बेस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से उसको आपने समझ लिया है, तो अगर हम इस सिद्धांत के माध्यम से कोई हम अपने जो चीज़ बनाए, जैसे कि हम कृत्रिम उपग्रह बनाते हैं, तो उसको अगर हम ग्रह की गति में प्रक्षेपित करना चाहते हैं या किसी दो वस्तुओं के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं या किसी भी कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी सैटेलाइट है उसको हम किसी दूसरे ग्रह पर भेजना चाहते हैं, तो अगर हमें ये सिद्धांत मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम है, तो हम आसानी से उसके जो हमारे द्वारा जो चीज़ भेजी गई उसके भविष्य कथन यानी उसके भविष्य के बारे में अगर हम इस वेग से भेजें, इस त्वरण से भेजें तो इस प्रकार फोर्स लगेगा, उसके भविष्य कथन के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें पता हो जाएगी। यानी अगर हमें ये चीज़ नॉलेज है तो हम अगर कोई उपग्रह यहाँ से बाहर भेज रहे हैं तो इस सिद्धांतों के माध्यम से उसको किसी दूसरे ग्रह पर लैंड करवाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें चीज़ें मालूम है कि किस प्रकार एक दूसरे पर पिंड बल लगाते हैं, किस प्रकार की वेलोसिटी से अगर भेजा जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार कर जाएगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सरल चीज़ों में इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर किसी सिद्धांत को समझ लिया है तो आने वाले समय हमारे द्वारा कोई निर्मित वस्तु जिसको किसी वस्तु में काम लेना है, किसी कई जगह काम लेना, तो उन सिद्धांतों के माध्यम से हम उसके भविष्य कथन यानी उसके आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में हम बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट टर्म जो बचती है वो है सिद्धांतों का सत्यापन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी फॉर्मूला भी दिया जा चुका है, उसके बारे में एक गुणात्मक यानी जो आप देख सकते हो क्वालिटिव उसका जो है एनालिसिस भी किया जा चुका है कि कोई भी एक पिंड दूसरे पिंड को ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अब ये सिद्धांत सत्य है अथवा नहीं, तो इनके लिए हमें क्या है अलग तरह से प्रयोग करने पड़ता है, और उन प्रयोगों के माध्यम से हमें यह जांचना पड़ता है कि ये जो बात कही थी, जो जितने भी सिद्धांत दिए गए क्या सत्य है अथवा नहीं है। तो हम इससे रिलेटेड अन्य एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये बताते हैं कि जो सिद्धांत दिया गया था वो सिद्धांत सत्य है या फिर नहीं है। अगर चीज़ सत्य हो जाती है तो वो सिद्धांत साइंस की दृष्टि से सही प्रूफ हो जाता है, और अगर वो सिद्धांत दिए हुआ कोई एक्सपेरिमेंट उस सिद्धांत को कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को जो थ्योरी दी हुई है वो अगर एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है
तो फिर या तो उस सिद्धांत को आपको बदलना पड़ेगा या फिर वो सिद्धांत पूरी तरह ही यानी थ्योरी पूरी तरह गलत है। तो जो साइंटिफिक मेथड है उसके बारे में सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है और हमने देखा है कि साइंटिफिक मेथड क्या है, उसके जो नई चीज़ डिस्कवर करते हैं उसमें आने वाले प्रोसेस क्या है। उसमें हमने देखा है कि उसमें ऑब्जर्वेशन शामिल है, एक्सपेरिमेंट है, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एनालिसिस है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है और फ्यूचर स्टेटमेंट्स हैं एंड और जो थ्योरीज जो है वेरिफिकेशंस और फॉल्स है इत्यादि प्रकार के हमने चीज़ें पढ़ी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने वैज्ञानिक विधि के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया है। आने वाले चैप्टर्स में हम ये समझेंगे कि जो कोई भी सिद्धांत दिया हुआ होता है वो अंतिम सिद्धांत नहीं होता, उसमें भी आप देख सकते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं। तो उसको भी एक बड़े एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि साइंटिस्ट मेथड क्या है और उसके आने वाले उसमें क्या क्या प्रोसेस है, ताकि कोई नई चीज़ डिस्कवर करें तो फिर उसमें ये प्रोसेस किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं और पिछले जितने भी वैज्ञानिक जो भी साइंस डिस्कवरी हुई है उसमें इस जो प्रोसेस ने क्या भूमिका निभाई, इस प्रकार हमें पता चला। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।